आज एक नया दिन और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक संगठन के माध्यम से कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। आज हम एक उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कई सालों से अपने संगठन के माध्यम से नए नए कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। अभी हाल ही में वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम में करेंगे, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में काम किए, तो ऐसे नए नए वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। नए नए विषयों के ऊपर चर्चा करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे, नए नए लोगों के एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे। ऐसे नए नए वीडियो और चैनल पे आते रहेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए आपको ले चलते हैं उस शख्स के पास, तो उनकी जुबानी, उनकी बातें, उनके लफ्ज आपको वीडियो के माध्यम से सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। A few moments later. आज एक नए विषय के साथ स्टूडियो में हाजिर हुए हैं और नए नए मुद्दों के साथ। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से अखबार में कटिंग चल रही है और उसके बारे में एक नई सूचना आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं, सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर आपको खुद बताएंगे। मेरा नाम धर्मपाल गांधी है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। इसके अलावा पत्रकारिता और लेखन में भी मेरी रुचि है। पत्रकारिता भी मैं करता हूं। इसके अलावा मैंने साहित्य के क्षेत्र में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं और कई साहित्यिक सम्मेलन और काव्य सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अब पहला सवाल ये है कि अखबार में आपने एक प्रकाशन करवाया था, एक खबर चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आपके संगठन के माध्यम से आपने राष्ट्रीय गांधी सेवा रत्न अवार्ड के बारे में कुछ बताया है कि प्रोग्राम होने वाला है। तो ये प्रोग्राम आप किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं? गांधी सेवा रत्न अवार्ड एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो आदर्श समाज समिति इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये राष्ट्रीय संगठन है आदर्श समाज समिति इंडिया जो है, और इसका चयन भी, गांधी सेवा रत्न अवार्ड का चयन भी हम राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। तो ये पुरस्कार हम काफी वर्षों से दे रहे हैं। ये शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, स्वच्छता और भी कई क्षेत्र हैं, साहित्यिक भी है, समाज सेवा भी है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी भी है, कला और संस्कृति भी है। बहुत से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिनका उल्लेखनीय योगदान है, उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर चयनित करते हैं और गांधी सेवा रत्न अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं। एक आपने राष्ट्रीय चयन कमेटी का गठन किया था, उसमें आपने दर्शाया था। तो राष्ट्रीय चयन समिति का जो गठन किया था, उस समिति में कौन कौन लोगों को आपने सम्मिलित? राष्ट्रीय चयन समिति का गठन हम हर वर्ष ही करते हैं। वो अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं। जो आदर्श समाज समिति इंडिया संगठन से जुड़े हुए लोगों को ही राष्ट्रीय चयन समिति में हम शामिल करते हैं। जो भी लोग आवेदन करते हैं, जिनका पंजीकरण होना है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ऑनलाइन भी डिस्कशन करते हैं और अंत में कमेटी निर्णय लेती है कि इस प्रतिभा को अब की बार का गांधी सेवा रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। आपने जो 2 पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें, तो वो जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में कार्य करने वाले और किन किन लोग, कौन कौन वो लोग हैं जिनको आप ये अवार्ड दोगे? अवार्ड तो मैंने अभी कहा कि गांधी सेवा रत्न अवार्ड है, वो तो गिने चुने लोगों को दिया जाता है। उसकी संख्या दर्जन भर रहती है, फिर भी आवेदन ज्यादा आ जाता है, प्रतिभाएं विशेष होती हैं तो हम संख्या थोड़ी बढ़ा देते हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा ये होता नहीं है। हालांकि 18 और 20 के आसपास की संख्या रही है आज तक। क्या लगता है आपकी बार जो पुरस्कारों की संख्या? अगली बार तो आवेदन ही 2 दर्जन से ज्यादा अभी तक आ चुके हैं, जबकि इसकी प्रक्रिया 5 अगस्त यानी कि कल से ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। अभी तक 2 दर्जन लोगों के नाम आ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा और भी विभिन्न क्षेत्रों में कई लोग उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अब जो आपके प्रोग्राम में लोग सम्मिलित होंगे, लोग आएंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हो?
उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सम्मान मिलना एक गौरव की बात है, लेकिन जो सम्मान मिल रहा है वो ऐसे नहीं मिल रहा है। सम्मान के लिए पहले कोई कार्य करना पड़ता है, महान कार्य करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में आप उत्कृष्ट कार्य करेंगे और अपना जीवन का जो कीमती समय है एक जुनून के साथ उस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, तभी लोग आपको नोटिस में लेंगे और तभी आप सम्मान के काबिल बनोगे और तभी सम्मान दिया जाता है। और सम्मान एक बार जब मिलना शुरू हो जाता है तो सम्मान निश्चित ही कई जगह कई मंचों पे उसको मिलता है। और जिन लोगों को, जिन युवाओं को, विशेषकर युवा प्रतिभाओं को समय से पहले वो सक्रिय हुए हैं और वो हमारे जैसे संगठन चलाने वाले लोगों की नजर में आते हैं और उनको समय से पहले उनको एक बड़ा सम्मान मिलता है तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और वो कुछ बड़ा कार्य करने के बारे में सोचते हैं और वो निश्चित ही वो कुछ अच्छा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो अच्छा कार्य करेंगे। अब जो ये सम्मान समारोह है, प्रोग्राम आयोजित करोगे, वो प्रोग्राम कब होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ये कार्यक्रम राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ शहर में आयोजित किया जाएगा। स्थान का अभी चयन नहीं किया है, हालांकि कोई भी होटल या गार्डन हमारे कार्यालय में भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, बाहर के लोग बहुत आएंगे तो उनको फिर गर्मी का मौसम है, कोई अच्छी जगह देखेंगे। तो सूरजगढ़ शहर में ये कार्यक्रम होगा। 1 सितंबर 2025 को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम हमारे आदर्श समाज के प्रणेता, गांधीवादी समाज सेवी श्री बजरंगलाल जी गांधी, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी पूरी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी सेवा रत्न अवार्ड उनकी याद में ही हमने इसको स्थापित किया था, इसका निर्माण किया था और मुझे लगाता था कंटिन्यू हर बार अच्छी प्रतिभाएं चुनी जाती हैं और हर बार कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हमने आपकी पुस्तकें भी पढ़ी हैं, आप लगातार एक के बाद एक आपने 4 पुस्तकें भी लिखी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पुस्तक लिखने का जो जुनून सवार हुआ वो कब हुआ? देखिए, पुस्तक लिखने का जुनून सवार होने से पहले पढ़ने का जुनून होता है। कुछ देखिए, देशभक्त सभी होते हैं पर कुछ लोगों में देशभक्ति की ओर उनका ध्यान होता है। देशभक्ति की बात आए तो हमारे आजादी का आंदोलन भी होता है। आजादी के बाद में जो हमारा विकास हुआ है, मैं उससे पहले वहां जाना चाहता हूं कि आजादी से पहले हम क्या थे, कैसे हमारे वीरों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे गुलामी के दंश को झेला और कैसे स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। और उस दौर में, गुलामी के उस दौर में, जिस दौर में महिलाओं का घर से निकलना आसान नहीं था, उस दौर में बहुत सी क्रांतिकारी महिलाओं ने घर से बाहर कदम रखा, सामाजिक कुप्रथाओं को चुनौती दी और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें जानने की मेरी जिज्ञासा थी, तो इसमें मेरा एक बड़ा लंबा शोध रहा है। ये मान लीजिए कि 15 और 20 साल से मैं इसमें एक जुनून के साथ लगा हुआ था और कई स्थानों का भी मैंने भ्रमण किया है, जो ऐतिहासिक स्थल भी रहे हैं, कुछ स्थान अभी बाकी शेष बचे हैं, वहां भी मैं जाना चाहूंगा। तो लिखने से पहले जानना जरूरी है, पहले उस चीज को देखना, उसके बारे में पढ़ना। बिल्कुल, और उसके कई जगह से साक्ष्य जुटाने, सच्चाई की तह में जाना, क्योंकि हम नहीं रहेंगे लेकिन ये पुस्तकें रहेंगी। इन पुस्तकों में सच्चाई होनी चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां गुमराह होंगी और वो इतिहास को गलत तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसा किसी भी लेखक को नहीं करना चाहिए। अपने मन से या मानसिक हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, इतिहास को पढ़कर ही इतिहास लिखना चाहिए। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, वो हम कैसा महसूस करते हैं वो लिख सकते हैं,
लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय हम नहीं थे वहां पे। तो ये मानिए कि उस समय के जो समकालीन जो लेखक थे उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, कुछ क्रांतिकारी भी जीवित रहे हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी आजादी के बाद तक जीवित रहे हैं, कुछ गांधी जी के साथ कुछ विद्वान उस समय जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा है और उसके बाद में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने वो लिखा है जो देखा है, सच है, उसको जानना चाहिए। हर किसी की लिखी हुई पुस्तक के बारे में पढ़ करे और मतलब उसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, हकीकत जाननी चाहिए। जब आपने पहली पुस्तक लिखी थी उस समय का एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उस समय क्या क्या ऐसी आपके सामने समस्या भी आई होंगी, क्योंकि पहली बार किसी चीज को देखिए, मैंने जो पहली पुस्तक लिखी वो महिलाओं पे लिखी थी, महिला स्वतंत्रता सेनानियों पे लिखी थी। और कोई भी कार्य करते हो तो बहुत सारी सामने मुसीबतें आती हैं और उनका निदान भी होता है। तो हमने बहुत गहन अध्ययन किया महान क्रांतिकारियों के लिए। तो हमने जो विषय चुना वो हिंद की क्रांतिकारी बेटियां। तो ये मतलब जो आप कह रहे हो कि कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संगठन है आदर्श समाज समिति इंडिया, इस संगठन की स्थापना किए हुए काफी वर्ष हो गए। इस संगठन के माध्यम से भी और इस संगठन के बिना भी हमने कई महापुरुषों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई है। ये कार्य अगर आप करते हो तो निश्चित ही आपके मन में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का भाव आएगा। तो हम काफी लंबे समय से जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं, क्रांतिकारियों का, महान स्वतंत्रता सेनानियों का, महिला स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्यतिथि पर और जयंती पर हम कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो धीरे धीरे अब किसी के बारे में आप जानना चाहोगे तो निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो हमने कई पुस्तकें मंगाई, विद्वान लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें मंगाई, उनके बारे में हमने गौर से पढ़ा और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा जो कारवा बढ़ता गया और हम जयंती मनाते थे तो उस महापुरुष के बारे में या महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते थे, भाषण करते थे। तो वो एक हमारा अनुभव बढ़ता गया। और फिर इसके अलावा इसके अलावा मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, उसका भी मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं कई पत्रिकाओं के लिए लिखता हूं, तो वहां पे मेरे आर्टिकल छपते हैं। तो मैंने बेवजह की बातें लिखने की बजाय इन महान विभूतियों को याद किया और इनके बारे में लिखा। तो इनकी जयंती पुण्यतिथि पर मैं आर्टिकल लिखता था, तो वो एक तरह से एक ग्रंथ सा बनता गया। तो उसको मैंने बाद में पुस्तक का रूप दे दिया और ऐसे मेरी पहली पुस्तक तैयार हुई और वो प्रकाशित हुई और वो अमेजन पर ऑनलाइन चल रही है। जिनके पास भी पहुंची है, पढ़कर सभी ने ज्ञान भी अर्जित किया है और उस पुस्तक की समीक्षा भी की है। अब आपने लगातार एक के बाद एक कंटिन्यू 4 पुस्तकें लिखी। हमारी ऑडियंस चाहती है कि आप जो 4 पुस्तकें लिखी एक के बाद, उन चारों पुस्तकों के नाम और उस पहली पुस्तक में किसको सम्मिलित किया, दूसरी में किसने, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताएं। देखिए, पुस्तकों में तो बहुत से क्रांतिकारियों को वो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन मेरी जो पहली पुस्तक है वह हिंद की क्रांतिकारी बेटियां है, जो वर्तमान अंकुर द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसमें मैंने कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, प्रभावती देवी, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख आदि अन्य महिलाओं को मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत एक डॉक्टर सुशीला नायर को भी इसमें हमने शामिल किया है, जो 1942 के बाद छोड़ो आंदोलन में वो युवा क्रांतिकारी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। वो उस समय MBBS डॉक्टर थी
और वो गांधी जी की निजी चिकित्सक थी। गांधी जी के साथ वो जेल भी गई और आजादी के बाद वो भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। पहली स्वास्थ्य मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी, जो 10 वर्षों तक उसने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से देश भर में लागू किया। एम्स की स्थापना उन्होंने की और उसके बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में ही डॉक्टर सुशीला नायर बनी। तकरीबन 4 बार वो संसद की सदस्य रही। इनका बड़ा योगदान है। वो गांधी की अनुयायी थी और उन्होंने शादी भी नहीं की और उनका अंतिम समय वर्धा सेवाग्राम में बीता और वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और वहीं पे शायद उनका दाह संस्कार किया। मैं वर्धा का भ्रमण करना चाहूंगा, वहां पे बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। इसके बाद में हिंद की क्रांतिकारी बेटियों के बाद में हमने हिंद के वीरों के बारे में लिखा। उस पुस्तक का नाम है आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने नाम से ही पता महसूस होता है कि इसमें क्या हो सकता है। यह पुस्तक मैंने जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांति की मशाल जलाई उन क्रांतिवीरों पे लिखी है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, हेमू कालानी, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा, जतिंद्र नाथ दास, भगवती चरण बोरा और सरदार भगत सिंह के जो आदर्श थे, सरदार करतार सिंह सराभा, उन्हें भी 1915 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, उनको भी हमने शामिल किया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले क्रांतिकारी उधम सिंह को भी पुस्तक में शामिल किया गया है। इसके अलावा क्रांतिकारियों के लंबे आर्टिकल लिखने वाले और उनके जीवन के बारे में प्रताप अखबार में न्यूज छापने वाले, खबर छापने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे उनके बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा काकोरी कांड के जो शहीद हुए हैं, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ बंगाल की उस समय की क्रांतिकारी जो महिलाएं नहीं बल्कि युवतियां कहे, कुछ जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, उनको भी हमने प्रीतिलता वाद्यदार, कल्पना दत्त, सुहासिनी गांगुली, बीना दास, सुशीला दीदी आदि क्रांतिकारी महिलाओं को भी इसमें भी शामिल किया है। ये हमारी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक हमने क्रांति का आगाज लिखी। ये वो पुस्तक है जिसमें जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन बोला जाता था, जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बाकी पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल, कई जगह पे टुकड़ों में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देश को एकजुट करना और अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ पूरे देश को खड़ा करना, ये कार्य महात्मा गांधी ने किया था। और इस पुस्तक में कुछ आंदोलनों, कुछ क्रांतिकारी घटनाओं और कुछ महापुरुषों के बारे में इसमें लिखा गया है, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये उनके बारे में ये लिखा गया है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी घटना हुई, उन घटनाओं के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। नाम से प्रतीत हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनेताओं की जो भाषा है वो मौसम की तरह बदलती रहती है। इधर पार्टी में तो उधर, उधर पार्टी में तो उधर, वो ऐसे ही। लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं,
हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए बलिदान दिया है। आज राजनेताओं के कहने से उनके बलिदान को कम नहीं आंका जा सकता है। सोचना चाहिए, आज देश में लोकतंत्र है, देश स्वतंत्र भी हुआ होगा, कितने लोगों ने कैसी कैसी यातनाएं सही, बहुत से लोगों ने आजादी का सवेरा नहीं देखा। उन लोगों के बारे में भी अनाप शनाप लोग बकते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घर से निकलने के बाद में वापस घर ही नहीं आए, उन लोगों के बारे में भी ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चे देश के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपनी विरासत को कायम रखे, अपने अतीत को याद रखे। ये महिला स्वतंत्रता सेनानियों पे लिखा गया एक ग्रंथ है। ये एक ऐसा ग्रंथ तैयार हो गया, इसको पढ़ने के बाद में ये बुक नहीं, ये ग्रंथ बन गया है। इसमें हमने उन महिलाओं को भी शामिल किया है जिन्होंने विदेशी धरती पे जन्म लेकर भारत के लोगों के लिए और भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसमें सरला बेन है, मीरा बेन है, कई विदेशी महिलाएं हैं। एक ही आशा देवी आर्य नायकम है, इसका जन्म लाहौर में हुआ, शादी इसकी श्रीलंका में हुई और इसका क्रम क्षेत्र भारत रहा। इसमें एक देश की, हमारे देश की प्रथम महिला विधायक और प्रथम स्नातक भी रही, वो कादम्बिनी गांगुली थी, उसको भी शामिल किया है। लेकिन जो प्रथम विधायक रही है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी है, इसको भी हमने इस बुक में स्थान दिया है। कादम्बिनी गांगुली जो प्रथम स्नातक और फिजिशियन थी, उसको भी हमने शामिल किया है। इसके अलावा हमने उन 15 महिलाओं को शामिल किया है जिन्होंने संविधान निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने देश की आजादी के साथ ही जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो उस संविधान निर्माण में भी विशेष भूमिका उन्होंने निभाई है। अम्मू स्वामीनाथन है, एक दलित समाज की प्रथम स्नातक महिला जो संविधान सभा की सदस्य भी थी, दक्षिणी वेलायुधन, वो भी इसमें है। एक मुस्लिम समाज से भी है, बेगम एजाज रसूल। इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख, एनी मास्करेन, कोई बंगाल से मालती चौधरी भी है, एक कमला चौधरी भी है। लगभग क्रांतिकारी महिलाओं को लगभग शामिल कर लिया इसमें। हाँ, और भी अभी चल रहा है, देखिए शोध रहा नहीं जा सकता। उन महिलाओं को कोई याद नहीं करता, उन महिलाओं के बारे में ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं मिलता है, कहीं उनकी तस्वीरें नहीं मिलती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं इस बुक में जिनका लोगों को नाम तक भी नहीं पता, बिल्कुल पढ़ने के बाद ही पता चलता है। अब हमें लेखक धर्मपाल गांधी से एक आगाह करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट आपकी कलम से लिखी नेक्स्ट कौन सी पुस्तक मिलेगी। देखिए, पुस्तक पे कार्य चल रहा है। ये तो कन्फर्म है कि पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित होगी। इसके अलावा भी हम एक पुस्तक और लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे जो संगठन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं उनकी भी इच्छा है कि, क्योंकि हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी काव्य पाठ भी करते हैं, तो उनकी रुचि जो कवि हैं उनकी रुचि अपने विषय पे होती है। सही है। तो वो भी चाह रहे हैं कि एक पुस्तक हमारा काव्य संग्रह भी आए, तो उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। हो सकता है 2025 में एक नहीं 2 पुस्तक और प्रकाशित हो जाए, जो मेरे संपादन में होगी। वो हमारे जो अन्य साहित्यकार साथी हैं उनकी रचनाओं को उसमें शामिल करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम पे आधारित भी एक पुस्तक का हम निर्माण कर रहे हैं। उसका अभी हमने कोई नाम नहीं रखा है, कार्यक्रम के बाद में रखेंगे। इसके अलावा उस पुस्तक की सामग्री के लिए भी मुझे देश में कई जगह भ्रमण करने पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ेगा, कई ऐतिहासिक स्थलों का हमें
दौरा करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। अरे उस पुस्तक में लिखने के लिए जो डाटा हमें डाटा चाहिए, उनको उन रिसर्च, बात ये है कि रिसर्च चल रहा है अभी उसमें आप लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अभी जो पुस्तक आएगी, अभी हो सकता है अगस्त माह में ही इस कार्यक्रम से पहले भी हमारा पंजाब का भ्रमण होगा। पंजाब में हुसैनीवाला में एक शहीद स्मारक है, जो हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, जहां पे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की अंत्येष्टि की गई थी। वो सतलुज नदी के किनारे पे, पाकिस्तान बॉर्डर 1 किलोमीटर पे ही है, बीच में शायद नदी बहती है, और वहां पे उनकी अंत्येष्टि समाधियां, मूर्तियां हैं। एक स्मारक का रूप दिया गया है। जब देश का विभाजन हुआ था, उस समय वो स्थान हुसैनीवाला जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद में हमारे देश के लोगों ने भी, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भी मन में एक चीज थी कि भगत सिंह और उसके साथियों की जो अंत्येष्टि हुई है वो स्थान भारत में रहना चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार से एक समझौता किया, और समझौते में तकरीबन दर्जनों गांव दिए उन्होंने। तो वो स्थान फिर भारत में मिलाया, और वहां पे उसके बाद में हुसैनीवाला को भारत में मिलाया, और कई गांव उसके बदले दिए। वो ये कहे कि नेहरू ने नहीं किया कुछ, ये मैं कह रहा हूं कि आप वहां पे हुसैनीवाला में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किन बात यह है कि भविष्य में हुसैनीवाला का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हुसैनीवाला बहुत जल्दी जाएंगे, और वहां पे आपको बता दूं, जाने से पहले मुझे पता है, क्योंकि मैंने भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी मैं और कुछ लिखना चाहूंगा। हुसैनीवाला में जो उनके साथी, भगत सिंह के जो साथी थे, जिन्होंने 1929 में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया, तो उस समय उनके जो साथी थे वो बटुकेश्वर दत्त थे। वो उसको उनको काला पानी की सजा हुई थी, तो वो काफी लंबे समय तक जीवित रहे थे। आजादी के बाद में 1965 में उनका देहांत हुआ, और वो दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो उस समय तक भगत सिंह की माताजी श्रीमती विद्या देवी जी भी जिंदा थी, वो भी यहाँ हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी अंत्येष्टि मेरे साथियों के पास ही की जाए। तो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो वो वहीं पे भगत सिंह की जहां समाधि है, वहीं पे बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया था। और फिर 6-7 साल बाद में जब भगत सिंह की माताजी का देहांत हुआ, तो उन्होंने भी मरने से पहले अपनी यही इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा अंतिम संस्कार भी मेरे बेटे के पास ही किया जाए। तो विद्यावती की भी समाधि वहीं पे है, तो वहां जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहां सब कुछ देखने के बाद स्पेशल आपको एक हुसैनीवाला का वीडियो में सारी पूरे भ्रमण की पूरी बातें, भाई वहां संग्रहालय भी है, वहां पे हम भी हमारे विचार वहां पे साझा करेंगे, और वहां से कुछ नई चीजें वहां से हम लेके आएंगे पुस्तक के लिए, लिखने के लिए। अब एक राजस्थान दर्शन अखबार में एक खबर लगी थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसमें आपको शब्द शोध और सत्ता इतिहासकार के पुरस्कार से नवाजा गया था। हाँ, देखिए, मैं कई अखबारों में लिखता हूँ, दिल्ली के अखबारों में भी लिखता हूँ, तो मुझे पिछले दिनों शब्द शोध सत्ता इतिहासकार सम्मान से नवाजा गया। तो वो इसलिए नवाजा गया कि मैंने इतिहास में से कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण खोजा है, और कुछ ऐसे महापुरुषों को खोजा है जिनका लोग नाम तक नहीं जानते थे, और उनका संघर्ष और बलिदान बहुत बड़ा था। तो उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि, और वो देखिए वहां पे भी कुछ कार्यक्रमों में भाग लेता हूं, तो वो बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होते हैं, देश के कई भागों के इतिहासकार, साहित्यकार वहां इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे मेरा भी संबोधन होता है। और जब मैं बोलता हूं तो इतिहास के बारे में ही बोलता हूं, और मैं जिन घटनाओं के बारे में उन लोगों को बताता हूं, तो निश्चित ही वो बाद में कहीं ना कहीं सर्च करके या वो जानने के प्रयास करते हैं कि भाई ये बात वाकई में ऐसा हुआ था क्या। मैं किसी भी महापुरुष को उसकी जाति या धर्म से नहीं आंकता हूं, बल्कि देश की आजादी में उसका कितना योगदान है, राष्ट्र के निर्माण में उसका कितना योगदान रहा है,
उन्होंने किन परिस्थितियों में आजादी की लड़ाई लड़ी, मेरे लिए ये मायने रखता है। और आप देखते होंगे आज देश में जाति और धर्म के नाम पे अनेक संगठन बने हुए हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं और अपने समाज के साथ अपने धर्म को लेकर चलते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे कहने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी समाज हो, वो अपने समाज का कोई छोटा मोटा रहा है महापुरुष तो उसको उसकी जयंती पुण्यतिथि मनाएगा, उसको ही सबसे सर्वोपरि दिखाने की कोशिश करेगा। धर्म की बात आती है तो भी यही होता है, लेकिन हमारे लिए एक लेखक के लिए ये बात मायने नहीं रखते हैं कि कौन किस जाति। ऐसे भी हमारा संगठन है वो आदर्श समाज है जिसमें हर जाति वर्ग धर्म के लोग जुड़े हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, बहुत कम समय के लिए आए हैं और मानव के रूप में आए हैं, तो हमें मानवता का परिचय देना चाहिए, अन्यथा पशु में भी जन्म लिया जा सकता है, जीव वो भी है। डिजिटल भास्कर में कुछ दिनों पहले एक खबर लगी थी, उसमें आपको राजस्थान दर्शन मीडिया का ब्यूरो चीफ बनाया था। हाँ, राजस्थान दर्शन राजस्थान का एक अखबार है, प्रादेशिक अखबार है और अच्छा अखबार है। उससे मैं काफी लंबे समय से जुड़ा हूं, संवाददाता के रूप में भी मैंने काम किया है और उन लोगों ने मेरी योग्यता को देख के या जो भी है उन्होंने अब की बार मुझे ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दी है और मैं अखबार के लिए अच्छा लिख रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि मैं हर खबर को प्रकाशित करवाऊं, हर खबर लगाऊं जो मुझे अच्छी लगती है, जो प्रेरणादायी है, जो कोई रचनात्मक कार्य कर रहा है, वो खबरें मैं लगाता हूं। अब आपसे आखिरी सवाल है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अभी क्या कि जिंदगी बहुत छोटी है, सांसों का पता नहीं कब समाप्त हो जाए, क्योंकि आजकल चलते चलते ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं अखबारों में आए दिन, मीडिया में, न्यूज चैनलों में खबरें आती रहती हैं। अब हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहती है कि लेखक धर्मपाल गांधी आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं? देखिए, धमाके तो देश में हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं और विदेशों में भी हो रहे हैं। कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध है, कहीं फिलिस्तीन इजराइल का है, पता नहीं कई देशों के। अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो संगठन लगभग जहां तक मैंने पढ़ा है संपूर्ण भारतवर्ष में हर एक कोने में इसके सदस्य हैं। देखिए, अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आदर्श समाज को जो समझता है, हम ये जो आप अभी सवाल कर रहे थे वो यही है। अगर आप आदर्श समाज की स्थापना करोगे तो उसमें शांति और भाईचारा रहेगा। आदर्श समाज का मतलब भी यही है, समानता का है, शांति का है, भाईचारे का है, वो जाति और धर्म से ऊपर मानवता का है। आदर्श समाज की स्थापना अगर आप करते हो तो निश्चित ही देश और समाज विकास करेगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। इसी मकसद से आदर्श समाज समिति इंडिया यानी कि आदर्श समाज का निर्माण किया गया है और अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवियों को इस संगठन से जोड़ा जा रहा है। और जो इस संगठन के मूल को नहीं समझ सकते, जो आदर्श समाज की परिभाषा नहीं समझ सकते, जो नफरत और झूठ फैलाना जानते हैं, वो इस संगठन का हिस्सा नहीं रह सकते। वीडियो को यही विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट शख्स के साथ, कोई नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।